जय गुरुदेव। बंधु, आज हम आपसे प्राकृत भाषा के संबंध में कुछ चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। प्राकृत भाषा भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के समय की जनता की बोलचाल की भाषा थी। हमेशा देश के अंदर पढ़े लिखे लोगों का एक वर्ग और अनपढ़ लोगों का एक वर्ग सनातन रूप से चलता रहता है। पढ़े लिखे लोग जहाँ संस्कृत आदि भाषाओं का प्रयोग किया करते थे, वहीं पर ऐसा वर्ग जो अनपढ़ है, जिसको संस्कृत का बहुत बोध नहीं है, ऐसे लोग अपने रोजमर्रे के व्यवहार के संपादन के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया करते थे, उस भाषा को प्राकृत कह करके पुकारा गया है। और भगवान महावीर तथा भगवान बुद्ध आदि महापुरुषों ने उसी प्राकृत भाषा में अपना उपदेश आम जनता को प्रदान किया था। हमारा जितना भी जैन आगम है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है, और प्राकृत भाषा का जो प्रसार था वो उस जमाने में अत्यंत व्यापक नजर आता है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में अनेक स्थलों पर प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने आम जनता को भी प्राकृत जन कह करके अपने काव्य ग्रंथ में संबोधित किया है। तो प्राकृत भाषा का जो क्षेत्र था खूब विशाल और व्यापक था। उसी भाषा में हमारे आगम ग्रंथ लिखे गए हैं, और उस भाषा का व्याकरण ये जन जन तक पहुँचे, इस पवित्र भावना से मैं प्राकृत व्याकरण का अध्ययन प्रारंभ करवा रहा हूँ। इसको देखें, इसको सुनें, समझें और अपने विरासत को खूब खूब जानने का प्रयास करें। हम प्रारंभ करते हैं प्राकृत व्याकरण का अध्ययन। प्राकृत व्याकरण में हम लोग प्रवेश करें, उससे पहले थोड़ा सा परिचय प्राकृत भाषा का हमें होना चाहिए। तो कुछ प्राकृत भाषा का परिचय आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास करता हूं। प्राकृत भाषा भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के जमाने की आम जनता की बोलचाल की भाषा थी। जिस प्रकार वर्तमान में हम लोग हिंदी का तथा प्रांतीय भाषाओं का प्रयोग अपने संपूर्ण व्यवहार के लिए करते हैं, उसी प्रकार उस जमाने में इस प्राकृत भाषा का सामान्य जन व्यवहार के लिए प्रयोग होता था। इसलिए इस भाषा का नाम ही प्राकृत भाषा पड़ गया। इसके परिचय की बात करूं तो इसे विद्वानों ने भारोपीय परिवार के अंतर्गत आने वाली सतम वर्ग की भारतेरानी भाषा में परिगणित आर्य भाषा परिवार की एक शाखा के रूप में स्वीकार किया है। इसे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के रूप में भी स्मरण किया जाता है। इस भाषा की व्युत्पत्ति के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सर्वमान्य व्युत्पत्ति है प्रकृत्या स्वभावेन सिद्धम प्राकृतम, अर्थात प्रकृति से या स्वभाव से जो सिद्ध है वो प्राकृत है। स्वाभाविक रूप से बोली जाने वाली भाषा का नाम ही प्राकृत है। इसके साथ साथ एक और इसकी व्युत्पत्ति प्रसिद्ध है, चर्चा करते हैं। प्रकृतिनाम साधारण जनानाम इदम प्राकृतम, अर्थात साधारण लोगों की जो भाषा है वही प्राकृत भाषा है। बहुत सारे साहित्यों में जनता के संबोधन के लिए प्राकृत शब्द का भी प्रयोग किया गया है। आम जनता को प्राकृत जन कह करके भी पुकारा गया है, और जो प्राकृत जन है उनकी जो भाषा है उसी भाषा का नाम प्राकृत भाषा है। उस जमाने की सरलतम और हर व्यक्ति के लिए सुबोध और हर व्यक्ति के लिए बोलने में सहज जो भाषा हुआ करती थी, उस भाषा का नाम प्राकृत मान्य है।
ये समय गोस्वामी तुलसीदास जी का समय रहा है और गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जो रचित रामचरितमानस है उसके बाल कांड के 10वें दोहे के अंतर्गत एक पद्य आया है, किन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुने गिरा लगत पछिताना। ये बाल कांड की एक चौपाई है। 10वें दोहे के अंतर्गत इस चौपाई अंश का उल्लेख हुआ है। तो इस अंश में भी प्राकृत जन जो शब्द का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं वो भी आम जनता के लिए कर रहे हैं। तो इससे भली भांति हम लोग समझ सकते हैं कि प्राकृत भाषा का अर्थ है आम जनता की भाषा, जिस भाषा में लोग अपने संपूर्ण व्यवहार का संपादन किया करते थे, उस भाषा का नाम प्राकृत है। इस दृष्टि से देखें तो वर्तमान में जो हम लोग हिंदी बोल रहे हैं अथवा प्रांतीय भाषाओं का प्रयोग हम लोग करते हैं, वो भाषाएं भी हमारे लिए प्रकार से प्राकृत हैं। किंतु जैसे ही ये भाषा, ये जो उस जमाने की प्राकृत भाषा जैसे ये साहित्य में आई, साहित्य में गुम्फित होने के बाद शनि शनि ये लोक के व्यवहार से निकलती चली गई और साहित्य के परिधि के अंदर आकर के सिमट गई। तो वर्तमान में विपुल साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा हुआ हम लोगों को मिल जाता है और बहुत सारा ऐसा भी साहित्य है जहां संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं का समान रूप से प्रयोग किया गया है। कुछ हिस्सा संस्कृत में और कुछ हिस्सा प्राकृत में। इस प्रकार से दोनों भाषाओं के अंदर साहित्य की रचना करने की परिपाटी विद्वानों के दरमियान रही है और उसी परिपाटी का पालन करते हुए हम लोग भी वर्तमान में संस्कृत के साथ साथ प्राकृत भाषा का भी अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। एक बात और जान लेना चाहिए, हकीकत में प्राकृत भाषा किसी एक भाषा का नाम नहीं है। क्योंकि आप लोग सुन चुके हैं कि ये आम जनता की भाषा थी, तो आम जनता की भाषा में फर्क होता है, कुछ दूरी के बाद भाषा बदल जाती है। इसलिए प्राकृत भाषा उस भाषा परिवार का नाम है जहां पर अनेक प्रकार की प्राकृतें बोली जाती थी। ऐसी अनेक प्राकृतों में जो वर्तमान में जिनका साहित्य उपलब्ध होता है या साहित्य में जिन भाषाओं को मुख्यता प्रदान की गई है वो भाषाएं हैं महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी, शौरसेनी, पैशाची, चुलिका पैशाची। और फिर यही भाषा अपभ्रंश के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो अपभ्रंश को एक प्रकार से हम लोग प्राकृत का उत्तर काल कह सकते हैं या हिंदी का पूर्व काल भी कह सकते हैं। और इसी मागधी भाषा के अंतर्गत ही पाली भाषा की भी परिगणना की जाती है। तो पाली भाषा वर्तमान में जितना भी बौद्ध साहित्य है वो पाली भाषा के अंदर गुम्फित माना जाता है। उसी प्रकार जो जैन साहित्य है, जैनों में जो श्वेतांबर जैन साहित्य है वो अर्धमागधी प्राकृत के अंदर गुम्फित है और दिगंबर जैन साहित्य शौरसेनी प्राकृत के अंदर गुम्फित है। साधारण जो प्राकृत साहित्य है वो मुख्य रूप से महाराष्ट्री प्राकृत के अंदर गुम्फित है। तो इन प्राकृत भाषाओं की भिन्न भिन्न शाखाओं में महाराष्ट्री प्राकृत को ही मुख्यता प्रदान की गई है। प्राकृत के तमाम वैयाकरणों ने महाराष्ट्री प्राकृत को ही प्रधानता देते हुए अपने व्याकरण ग्रंथों की रचना की। तो हम भी इसी बात का ध्यान रखते हुए महाराष्ट्री प्राकृत के अनुसार अपने अध्ययन का कार्य प्रारंभ करते हैं। ये प्राकृत का व्याकरण है, आचार्य हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया। आचार्य हेमचंद्र ने जिस व्याकरण को लिखा उसमें केवल प्राकृत नहीं अपितु संस्कृत का भी अनुशासन उन्होंने किया था और उनके उस व्याकरण ग्रंथ का नाम है सिद्ध हेम शब्दानुशासन। सिद्ध हेम शब्दानुशासन के 8 अध्याय हैं, जिनमें से प्रारंभिक 7 अध्यायों में संस्कृत व्याकरण का अनुशासन है और 8वें अध्याय में प्राकृत व्याकरण का अनुशासन किया गया है। ये जो प्राकृत व्याकरण है ये सिद्धहेम शब्दानुशासन का 8वां अध्याय है। इसी 8वें अध्याय को हम लोग भिन्न रूप से
प्राकृत व्याकरण के रूप में वर्तमान में जानते और समझते हैं। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इस व्याकरण का जो निर्माण हुआ है वो 8वें अध्याय के रूप में हुआ है और इससे पहले 7 अध्याय संस्कृत के लिखे गए हैं। तो चूंकि संस्कृत व्याकरण की बात करने के बाद वो प्राकृत की बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि प्राकृत व्याकरण का नियमन करते समय उन्होंने बहुत सारी बातें संस्कृत व्याकरण में बताई हुई बातों को स्वीकार किया है। इसलिए आचार्य हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण में संस्कृत को आधार बना करके प्राकृत को सिखाने का उपक्रम रखा गया है। हम लोग व्याकरण का प्रारंभ करते हैं और व्याकरण का प्रारंभ करने से पहले एक बार तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर को नमन करते हैं। नमोत्थोणम समणस्य भगवो महावीरस्य कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य श्री हेमचंद्र प्रणीतम प्राकृत व्याकरणम। ये इसका प्रथम पाद और प्रथम पाद का ये पहला प्रकरण है, परिचय प्रकरण। क्योंकि इस ग्रंथ की व्याख्या मैंने ही किया है, तो मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ बातों को जोड़ा भी है। मूल बातें तो वही हैं जो आचार्य हेमचंद्र के द्वारा बताई गई या उनकी टीका के अंदर बताई गई। उसमें वर्तमान में समझने के लिए जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी वहाँ वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की टिप्पणियां मैंने इस ग्रंथ में करने का प्रयास किया है। वो धीरे धीरे आपके समक्ष आता जाएगा और हम लोग उन बातों को जानते जाएंगे। प्रारंभ करते हैं। अथ प्राकृतम 8:1-1 आप देख रहे हैं। अथ प्राकृतम ये प्राकृत व्याकरण का पहला सूत्र है और यहाँ पर जो अथ शब्द का प्रयोग हुआ है उन्होंने अपनी टीका में लिखा है। ये जो टीका है आचार्य हेमचंद्र की स्वपज्ञ टीका है, इसलिए टीका में किसी प्रकार का संदेह करने का अवकाश नहीं रह जाता है। वो लिखते हैं अथ शब्दः अनंतर्यार्थो अधिकारश्च। ये जो अथ शब्द है ये अनंतर और अधिकार इन दो अर्थों में उन्होंने प्रयुक्त किया है। अनंतर का मतलब है कि संस्कृत का वर्णन करने के बाद अब वो प्राकृत का वर्णन कर रहे हैं, तो संस्कृत के अनंतर प्राकृत का वर्णन प्रारंभ हो रहा है, ये अनंतर का अर्थ हुआ। और अधिकार का अर्थ होता है ऐसा सूत्र या ऐसा नियम जो आने वाले अनेक सूत्रों में अपना काम करता चला जाए, अर्थात पहले का सूत्र बाद में आने वाले सूत्रों के ऊपर अपना अधिकार रखे, ऐसे सूत्र को अधिकार कहते हैं। तो यहाँ से जो प्राकृत का अधिकार प्रारंभ होता है, ये जब तक इस व्याकरण ग्रंथ का समापन नहीं हो जाएगा तब तक इसका अधिकार चलता रहेगा। इसलिए इस अथ शब्द का प्रयोग यहाँ पर अनंतर और अधिकार दोनों अर्थ में हुआ है। प्रकृति ही संस्कृतम तत्र भवम तत् आगतम व प्राकृतम। हेमचंद्र ने प्राकृत की प्रकृति संस्कृत है ऐसा कहा है, हालांकि इसका तात्पर्य कुछ और है। प्रकृति शब्द का अर्थ मूल होता है और मूल शब्द को लेकर कुछ विद्वान इसका ऐसा अर्थ करते हैं कि संस्कृत ही प्राकृत भाषा का मूल है और संस्कृत से प्राकृत भाषा का उद्भव हुआ है या विकास हुआ है। इस प्रकार की धारणा कई लोगों में पाई जाती है। हकीकत ऐसा नहीं है। संस्कृत को कहीं पर भी प्रकृति कह करके नहीं पुकारा गया। संस्कृत का अर्थ ही है कहीं से संस्कार करके बनाया गया, उसको संस्कारित करके बनाया गया है। तो जिस भाषा से संस्कार करके संस्कृत का रूप गठन हुआ है उसी भाषा का नाम प्राकृत है। इसलिए सांख्य दर्शन के अंदर भी प्रकृति के लिए कहा गया मूल प्रकृतिर अविकृति ही, अर्थात जो मूल प्रकृति है उसमें कोई विकार नहीं होता। संस्कृत तो चूंकि किसी दूसरी भाषा से संस्कार करके बनाई गई भाषा का नाम संस्कृत है, तो जो जिससे संस्कृत का गठन किया गया उसी भाषा का नाम प्राकृत है, मूल भाषा है। कि यहाँ पर जो प्रकृति संस्कृतम उन्होंने बोला है, इसका अर्थ है कि वर्तमान में ये जो ग्रंथ है व्याकरण ग्रंथ, इस ग्रंथ के अंदर जिन शब्दों का रूप गठन किया गया है उनमें
संस्कृत व्याकरण के नियम उपनियमों को मूल में रख करके उसी के अनुसार प्राकृत को सिखाने का ढंग स्वीकार किया गया है। इस प्राकृत व्याकरण के आधार में संस्कृत के नियम उपनियम रखे गए हैं और चूंकि वो संस्कृत व्याकरण पढ़ा चुके हैं, उनके बारे में लोग जान चुके हैं, तो उनके आधार पर प्राकृत को आसानी से समझ जाएंगे। केवल इस भावना से उन्होंने यहाँ पर संस्कृत को प्रकृति कहा है। इसका अर्थ कतई ये नहीं लेना चाहिए कि प्राकृत की जो प्रकृति है वो संस्कृत है, ऐसा कथमपि संभव नहीं है। तत्र भवम तत् आगतम व प्राकृतम, ऐसे संस्कृत से जिस भाषा का विकास दिखाया गया है वो प्राकृत है। संस्कृतानंतरम प्राकृतम अधिक्रियते, संस्कृत के अनंतर प्राकृत का अधिकार किया जाता है। संस्कृतस्यानंतरम च प्राकृतस्य अनुशासनम, संस्कृत का अनुशासन करने के अनंतर प्राकृत का अनुशासन यहाँ पर किया जा रहा है। 7 अध्यायों में संस्कृत का अनुशासन कर चुके हैं, अब वो प्राकृत का अनुशासन करते हैं। सिद्ध साध्यमान भेद संस्कृत योनेरेव तस्य लक्षणम न देशस्य इति ज्ञापनार्थम, तो संस्कृत से आगे बढ़कर के प्राकृत के जगत में आते समय जो संस्कृत के सिद्ध शब्द हैं या साध्यमान शब्द हैं, ऐसे सिद्ध शब्दों में और साध्यमान शब्दों में ध्वनि परिवर्तन करके जो प्राकृत का ढंग दिखाया गया है वो संस्कृत के अनुसार ही समझ लेना चाहिए। अर्थात संस्कृत के जो सिद्ध शब्द हैं जिनमें प्रकृति प्रत्यय का भेद दिखाए बिना सिद्ध शब्द को ही मात्र ध्वनि परिवर्तन के साथ प्राकृत में स्वीकार किया गया है। शब्दों का एक भेद ऐसा, और दूसरा साध्यमान जिनमें प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग दिखा करके वहां से प्राकृत का विकास दिखाया गया है। ऐसे दोनों प्रकार के शब्दों का जो ढंग है वो संस्कृत के समान ही समझ लेना चाहिए। किंतु न देशस्य इति ज्ञापनार्थम, किंतु जो देशी प्राकृत है उसके लक्षण इस ढंग से नहीं समझे जाने चाहिए। अर्थात प्राकृत के जो शब्द हैं वो 3 प्रकार के, 3 कैटेगरी के अंदर हम लोग प्राकृत शब्दों को बांट सकते हैं। आचार्यों ने 3 भागों में प्राकृत शब्दों को बांटा है, वो है तत्सम, तद्भव और देश्य। तत्सम अर्थात संस्कृत के समान जिन शब्दों का प्रयोग प्राकृत में होता है वे तत्सम है। तद्भव अर्थात संस्कृत में जो प्रकृति प्रत्यय है उनका परिवर्तन होकर के प्राकृत में जिन शब्दों का निर्माण हुआ है वे तद्भव हैं। और देशीय भिन्न भिन्न प्रकार की जो प्रादेशिक भाषाएं थी उनमें से प्राकृत साहित्य के अंदर जिन शब्दों को देशी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया वे सारे के सारे देशी शब्द हैं। देशी शब्दों के प्रकृति प्रत्यय के बारे में कोई भेद करना संभव नहीं है, उनको उसी रूप में स्वीकार किया जाता है। तो प्राकृत भाषा के ये 3 प्रकार के शब्द संयोजन हमारे को समझ लेना चाहिए। यहाँ पर आचार्य बताते हैं सिद्ध साध्यमान भेद संस्कृत यनरेव तस्य लक्षणम न देशस्य इति ज्ञापनार्थम, जो सिद्ध शब्द हैं अथवा साध्यमान शब्द हैं इनके भेद से संस्कृत के समान जिन शब्दों का रूप गठन हुआ है उनमें से तत्सम शब्दों का जो अनुशासन है वो संस्कृत व्याकरण के अंदर उनका रूप गठन किया गया है। तद्भव शब्दों के अनुशासन के लिए ये व्याकरण ग्रंथ लिखा गया है। और ये जो लक्षण है ये देशीय शब्द, देशी प्राकृत के ऊपर ये लक्षण घटित नहीं होता है। उन देशी शब्दों को स्वाभाविक रूप से हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। प्राकृते च प्रकृति प्रत्यय लिंग कारक समास संज्ञादयः संस्कृतवद वेदितव्याः, अर्थात प्राकृत में प्रकृति प्रत्यय लिंग कारक समास संज्ञा आदि संस्कृतवद अर्थात संस्कृत के समान ही जान लेना चाहिए। मैं इनमें से एक एक शब्द का भिन्न भिन्न रूप से परिचय आपको देता हुआ आगे बात बढ़ाता हूं। प्रकृति का मतलब है नाम अर्थात संज्ञा, धातु, क्रियापद जिससे बनता है, अव्यय, उपसर्ग इत्यादि। इनकी गणना प्रकृति के अंदर की जाती है। नाम, धातु, अव्यय, उपसर्ग
इत्यादि इनका प्रयोग प्रकृति के अंदर हम समझ लेंगे। उसके बाद है प्रत्यय। इनमें इनके बाद में लगने वाला जो शब्द है वो प्रत्यय कहलाता है। नाम के आगे लगने वाले प्रत्यय को सुबंत और धातु के आगे लगने वाले प्रत्ययों को तिगंत कह करके पुकारा जाता है। जैसे सुबंत प्रत्ययों में सी, जस आदि और तिगंत प्रत्ययों में तिव, अंति आदि ये प्रत्यय हैं। और इन प्रत्ययों का प्रयोग हम लोग जब शब्द की सिद्धि करेंगे तब क्रमशः हमारे को दिखाई देता जाएगा। शब्दों के लिंग 3 प्रकार के हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। बात करते हैं कारक की। कारक 6 हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ये 6 कारक हैं। संबंध को कारक नहीं कहा गया है। समास के प्रमुख रूप से 4 भेद स्वीकार किए गए हैं, किंतु कर्मधारय और द्विगु को भी भिन्न प्रकार का समान स्वीकार करने की परंपरा कुछ विद्वानों में देखने को मिलती है। उसको देखते हुए 6 भेद समास के मिल जाते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु और बहुब्रीहि। संज्ञा में स्वर, व्यंजन, लघु, गुरु आदि इन सब बातों का समावेश कर लिया जाता है। इन सब को संस्कृत के समान ही जान लेना चाहिए। क्योंकि संस्कृत व्याकरण का अनुशासन करने के बाद उन्होंने प्राकृत का अनुशासन प्रस्तुत किया है, इसलिए इन सब बातों को अर्थात प्रकृति, प्रत्यय, लिंग, कारक, समास और संज्ञा आदि को वो संस्कृत के अनुसार ही समझने की प्रेरणा देते हैं। इससे एक बात यह भी स्पष्ट हो जाती है कि प्राकृत का अध्ययन करने से पहले सामान्य रूप से संस्कृत का अध्ययन कर लेना उचित रहता है। किंतु जिन लोगों को संस्कृत का कोई अभ्यास नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि वो लोग प्राकृत का अध्ययन कर ही नहीं सकते, वो लोग भी प्राकृत का अध्ययन कर सकते हैं। और मैं प्रयास करूंगा कि आपको सीधे मैं हिंदी से ही प्राकृत का अभ्यास कराऊं। हम लोग बहुत आसानी से उसका प्रयोग कर लेंगे, समझ लेंगे। ये केवल समझने के लिए कि ये प्राकृत में जो ये व्यवस्था स्वीकार की गई है वो संस्कृत के अनुसार ही स्वीकार की गई है। जहां जहां प्रकृति की चर्चा होगी मैं आपको दिखाऊंगा प्रकृति क्या है, जहाँ प्रत्यय की चर्चा होगी वो अभी आपको दिखाता जाऊंगा। लिंग, कारक, समास और संज्ञा आदि का जहाँ जहाँ उल्लेख आता जाएगा मैं उनका वर्णन यथाअवसर करता हुआ चलूंगा। तो आप देख रहे हैं प्रकृति का मतलब है नाम, धातु, अव्यय, उपसर्ग इत्यादि, और प्रत्यय का मतलब है सी, जस, तिव आदि। तो एक बार मैं प्रत्ययों की जानकारी आपको दे दूं ताकि हमारे को आगे समझने में आसानी हो जाए। प्रकृति, नाम, धातु और यथा प्रसंग जैसे उदाहरण हमारे सामने आएगा, उनका उल्लेख मैं वहां करता जाऊंगा। प्रत्यय के बारे में एक बार हमारे को जानकारी होनी आवश्यक है। उसमें भी मुख्य रूप से सुबंत प्रत्यय, सी आदि जो सुबंत प्रत्यय हैं उनका परिचय मैं आज आपको दे देता हूं, और तिगंत आदि प्रत्ययों का क्रमशः आगे हम लोग परिचय दे करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले विभक्ति प्रत्यय, जिसको सुबंत कहा जाता है, विभक्ति प्रत्यय मैं लिख लेता हूं। तो यहाँ पर मैंने विभक्ति प्रत्ययों का उल्लेख कर लिया है, आप देख लेंगे। ये विभक्ति है, एक वचन, बहुवचन और इनका अर्थ। प्रथमा विभक्ति एक वचन में सी प्रत्यय लगता है और बहुवचन में जस प्रत्यय लगता है। इसका अर्थ है ने। ये कर्ता के साथ लगता है, जैसे राम ने कोई किया या बहुत सारे रामों ने कोई किया। हम लोग हिंदी में जो प्रत्यय लगाते हैं वो शब्द के साथ नहीं लगाते, शब्द से अलग लगाते हैं। जैसे राम ने ऐसा किया, या जैसे अनेक रामों ने ऐसा किया, हम लोग ऐसे हिंदी में इसका प्रयोग करते हैं। किंतु संस्कृत और प्राकृतों में जो विभक्ति चिन्ह है वो शब्द से अलग नहीं होती, अपितु शब्द के अंदर ही समाई हुई होती है। हकीकत देखिए, प्रकृति अर्थात जो शब्द है नाम, वो तो
एक ही रहता है। जैसे राम है तो हर शब्द में प्रत्येक विभक्ति में राम रहेगा, लेकिन राम का प्रयोग भिन्न भिन्न विभक्ति के अनुसार उसका भिन्न भिन्न रूप हो जाएगा। जैसे अगर प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रत्यय लगा हो तो राम का बन जाएगा रामो, और जस प्रत्यय लगा हो तो बन जाएगा रामा। तो अर्थ निकलेगा, एक वचन का होगा तो राम ने, और रामा होगा तो रामो ने। ऐसे द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रत्यय अम लगा होगा तो बन जाएगा रामम, और अर्थ हो जाएगा राम को, और सस प्रत्यय लगा होगा तो अर्थ हो जाएगा रामों को, अर्थात बहुत सारे राम को। तृतीय विभक्ति का प्रत्यय एक वचन का टा है और बहुवचन का भिस है, इसका अर्थ से द्वारा, अर्थात एक करण है, किसी के द्वारा कोई काम किया जाए, किसी के द्वारा किसी से कुछ हो जाए, इस प्रकार का जहाँ भाव अभिव्यक्त हो वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे जब टा प्रत्यय राम के साथ में हम लोग लगाएंगे तो बन जाएगा रामेण, अर्थात राम के द्वारा, और भिस प्रत्यय लगाएंगे तो वहां पर हो जाएगा रामे हिंग, अर्थात बहुत सारे रामों के द्वारा। इस प्रकार का प्रयोग हम लोग करेंगे। और चतुर्थी विभक्ति का जो प्रत्यय है वो ङे है, और एक वचन का ङे और बहुवचन का भ्यस। आप लोग पहले सुन चुके हैं कि चतुर्थी के स्थान पर षष्ठी का प्रयोग प्राकृत में होता है, तो यहाँ पर ङे के लिए और भ्यस के लिए कोई अनुशासन प्राय करके नहीं है। बहुवचन के लिए तो बिल्कुल ही षष्ठी का ही प्रयोग होता है, मात्र एक वचन में ङ के स्थान पर कई बार आय अथवा आए इसका प्रयोग हमारे को देखने को मिलता है। वो यथा अवसर आपको उसके बारे में मैं बताऊंगा। पंचमी विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है ङसी और बहुवचन का प्रत्यय है भ्यस। तो ङसी और भ्यस इसका अर्थ चिन्ह अर्थ है से, अलग होने के अर्थ में। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष का जब हम लोग उल्लेख करेंगे तो वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, बन जाएगा वच्छाओ या वच्छा सुनतो। तो पंचमी विभक्ति में ङसी प्रत्यय लग जाएगा, तो जैसे राम का हम लोग यहाँ पर वर्णन कर रहे थे तो बन जाएगा रामाओ, और बहुवचन में भ्यस प्रत्यय लग जाएगा तो बन जाएगा रामा सुनतो। ऐसे षष्ठी विभक्ति में ङस प्रत्यय लगता है, और ङस प्रत्यय लगने के कारण शब्द बन जाएगा रामस, और आम प्रत्यय लग जाएगा तो बन जाएगा रामायणम, रामायण अथवा रामायणम। ऐसे सप्तमी विभक्ति का जो प्रत्यय नी है, जब नी लगाएंगे तो बन जाएगा रामे अथवा रामम्मी, और सु प्रत्यय लगा देंगे तो बन जाएगा रामेसु। ऐसे संबोधन में वही प्रथमा के ही प्रत्यय संबोधन में लगते हैं, और प्रथमा के प्रत्यय लगने के कारण यहाँ पर रामो या रामा उस रूप में या कोई भिन्न रूपों में जो उनका प्रयोग होता है वो यथा अवसर आपके सामने लेकर के आने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो आज का जो अध्ययन है वो यहीं तक मैं सीमित रख लेता हूँ। विभक्ति प्रत्यय का ये परिचय मैंने आपके सामने रखा है। इसके बारे में और ज्यादा विस्तार की जो बातें हैं वो अगले प्रकरण के अंदर आपके सामने रख करके हम लोग इस पठन पाठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। तो बंधुओं, आज आपने प्राकृत भाषा के अध्ययन के अंतर्गत उसका परिचय ही प्राप्त किया है। इसको मैं एक प्रकार से भूमिका के रूप में रखना चाहूंगा। आज हमने जो बातें कही वो प्राकृत की भूमिका के समान ही वो बातें रखी गई हैं। क्रमशः आगे आने वाले दिनों में प्राकृत व्याकरण के अन्य सूत्रों की हम चर्चा करते जाएंगे। प्राकृत भाषा का जो स्वरूप है, जो लक्षण है, उसके बारे में आप लोग भली भांति परिचित होते जाएंगे। इस भाषा का परिचय प्राप्त करें, इसको सीखें, और इसको सीखने का सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि जो हमारे इतिहास के प्राचीन ग्रंथ हैं, जिनमें प्राकृत और संस्कृत के अंदर बड़े बहुमूल्य उपदेश महापुरुषों के संकलित हैं, जिनका अनुवाद भी हुआ नहीं है, ऐसे ग्रंथों को आप अनायास पढ़ सकेंगे, उनका भाव समझ सकेंगे, उनके अर्थ से परिचित हो सकेंगे, अपना भी उपकार करेंगे, दूसरों का भी उपकार करेंगे। इस प्राकृत भाषा का
क्या परिचय है उसको समझने के लिए अवश्य इन पाठों को बार बार देखें, सीखें, समझें और समझ करके लाभ प्राप्त करें। बस इतना सा मेरा उद्देश्य है। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को आप सबने सुना, उसके लिए कृतज्ञ हूँ। जय गुरुदेव। गुरु निहाल, गुरु निहाल, गुरु निहाल।